16 साला मुलाजिम ने तो मेरे शौहर को भी पीछे छोड़ दिया। मैं जब भी दुपट्टा उतार कर काम करती, वो मुझे घूर घूर कर देखता। उसे बच्चा समझकर अपने कमरे में सुला लिया तो एक ही रात में उसने मेरी चीखें निकलवा दी। मेरा शौहर एक 16 साला लड़के को घर ले आया। कहने लगा, ये लड़का बेसहारा है और यतीम भी है, घर का काम करेगा और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता। वो लड़का देखने में बड़ा खूबसूरत था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये कहाँ से मिल गया आपको? कहने लगा, मेरे दोस्त के घर से। उसने चंद माह काम किया है, लेकिन अब वो अमेरिका जा रहा था तो मुलाजम मुझे दे दिया। बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहोगी कर देगा। ये सुनकर मैंने कहा, असलम, हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं, एक और ड्राइंग रूम बना रखा है, ये एक हमारा कमरा बाकी है, ये खुला सहन है, ये लड़का कहाँ रहेगा? मेरे इस सवाल पर वह कहने लगा, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस सहन में एक चारपाई से बिछा देना, चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। अगली सुबह ही मैंने उसे किचन के काम में लगवा दिया। चुपचाप वो सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया तो वो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा, क्या तुम बोलते नहीं हो? वो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ बेगम साहबा? मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाला में कोई भी नहीं है? कहने लगा, पता नहीं, मैंने तो आँख खोली तो यतीम खाने में था। 3 साल का था जब एक शख्स मुझे यतीम खाने से यहाँ कह कर लाया कि उसके घर औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए। वो कहने लगा था कि अच्छे स्कूल में डालूँगा, बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दूँगा, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बस जी ऐसे ही ज़िंदगी गुजरने लगी। फिर वो बूढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन मुलाजमत शुरू कर दी, लेकिन जिसने भी रखा 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा, इससे ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। रोटी के अवज़ मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे की क्या ज़िंदगी थी। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूँगी। असल में मेरे मियाँ की भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। वो कहने लगा, नहीं बीबी जी, रहने दें, बस 2 वक्त की रोटी दे रही हैं ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा कौन सा ख़ानदान है जिसकी मुझे कफ़ालत करनी है और उसको मुझे पैसे देने हैं? मेरे दिल में इस बच्चे के लिए हमदर्दी सी पैदा होने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मेरे शौहर काम के सिलसिले के कुछ ऐसा था कि कई दिनों से दूसरे शहर भी जाना पड़ता था। जिस कंपनी वो काम करता था, उसका बॉस मेरे शौहर को महीने में 2-3 दफ़ा दूसरे शहरों में भी आर्डर लेने के लिए भेजता था। अब मेरा शौहर दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता। उन दिनों मैं घर पर अकेली होती थी। मेरी शादी को 4 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूँगी तो हो सकता है मेरी यही बात मेरे रब को पसंद आ जाए और वो साहब औलाद कर दे। मैं शायद एक ही गलती कर बैठी थी। मेरा शौहर कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। घर में मैं या तो वो था या फिर वो मुलाजिम लड़का। मैंने उसकी बेबाकियाँ अब देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी जब वो किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे आटा गूंद रही थी जबकि वो बर्तन धोने के बहाने सिंक के पास खड़ा हो गया और सिंक के बिल्कुल बराबर ही मैं आटा गूंदने में मसरूफ़ थी। अपनी सोचों में गुम थी कि जब अचानक से मेरे वजूद में चूंटियाँ सी रेंगती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि किसी की तेज़ नज़र मेरे वजूद पर किसी आड़े की तरह से वार कर रही है। मैंने पलट कर देखा तो वो लड़का मुझे ही देख रहा था। मेरे देखने पर वो एकदम नज़रें चुरा कर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी, तो वो फ़ौरन से किचन में के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और ख़ुद पर लपेटा। तकरीबन आटा गूंद चुका था। मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फ़ौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में अपने बेड पर आकर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर ये लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, इतना सा बच्चा भला मुझे क्यों बुरी नज़रों से देखेगा।
اللہ ताला ने औरत की फितरत में ये बात शामिल कर रखी है कि वो अपने उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन इस बच्चे का सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र में ये बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अपनी मजलूमियत के किस्से मुझे सुनाए थे, मैं तो उसे हमदर्दी से जताने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। देखा वो घर की सफाई कर रहा था। सोफे पर मैं बैठ गई और उसने देखने लगी। देखने में बज़ाहिर उसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आई। अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। खाना खाने के बाद कहने लगा, बेगम साहबा, सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके कमरे में सो जाऊं। उसकी बात तो ठीक ही थी। मौसम सरमा शुरू हो चुका था और हवा में खनफी सी थी। रात को सहन में ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, कहाँ सोओगे मेरे घर में? कोई दूसरा कमरा थोड़ी है। ये कमरा है जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए रखा है। इसमें बहुत कपड़ा बिखरा पड़ा है। कहीं सिलाई मशीन है, कहीं सीने वाले कपड़े पड़े हैं और छोटा सा कमरा है। मेरी चीज़ें तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूँगी। कहने लगा, आपके कमरे में सो जाऊं। ये सुनकर मैं चौंक उठी। वो कहने लगा, बेगम साहबा, मैं ज़मीन पर बिस्तर बिछा के सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बड़ी ठंड लगती है। मैंने अभी तक सर्दियों के बिस्तर और रज़ाइयाँ नहीं निकाली थी। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे थे, जिसे वो सुनकर बेहद तहाशा खुश हुआ और फ़ौरन उसने अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में ज़मीन पर जाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे का लैंप बुझा दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर मुझे भारी सा लग रहा था। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सो गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि मैं 10 बजे उठी थी, लेकिन मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। उठकर बैठी तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर तय था, यानी कि वो उठ चुका था और मेरे ही वॉशरूम में था। कैसा तेज़ है ये मुलाज़िम, बिना इजाज़त मेरे वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा उसे कह दूँगी कि आइंदा से कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करे। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया तो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई थी। मुझे उस वक़्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी हुए हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मेरे बालों की पोनी बनी हुई थी। बहरहाल मैंने फ़ौरन से अपने बालों को लपेट कर जूड़ा बनाया। दुपट्टा जब मैं उठाने लगी तो उसकी चादर की जानब देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे, जो कि बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो जिस पर सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैल कर सोने की कोई आदत नहीं थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ये लग रहा था कि जैसे इस पर कोई सोया ना हो। सिर्फ उठा, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई मेरे तो होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो बच्चा फ़ौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, बात सुनो, मुझे अब तक इसके नाम का नहीं पता था। कहने लगा, जी बेगम साहबा। मैंने कहा, रात को कहाँ सोए थे? तो मेरे उस सवाल से उसके चेहरे की रंगत उड़ी और कहने लगा, बेगम साहबा, ज़मीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, जाओ। वो जाने लगा तो मैंने फिर से उसे पुकारा। मैंने कहा, बात सुनो लड़के। वो फिर वहीं रुककर पलट कर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरे वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वो कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा। मैंने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? कहने लगा, आप जो भी रख दें। वैसे मुझे अली कहते हैं, मैं यतीम खाने वालों ने यही नाम रखा था। वो कमरे से जा चुका था। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द था। तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाती आती थी, इसलिए मैंने कहा, अली जाओ। फ़ौरन से मेरे कमरे में दरवाज़ा खोला और मुझे एक कप चाय बना दो। पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये मेरी इससे बात पर उसके होश उड़ गए थे। कहने लगा, हाँ ऐसा हो जाता है, ऐसे काम में ऐसा होता है। यही कहकर वो बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम किया है मैंने। मैं तो कमरे से बाहर भी नहीं गई। मैं किचन में मसरूफ़ था।
میں نے اپنا موبائل اپنے شوہر کو کال کی۔ پہلی بار میرا دل اپنے شوہر کے جانے پر بڑا عجیب ہوا تھا۔ میں نے کہا اسلم کب واپس آؤ گے؟ کہنے لگا کیا ہو گیا لینا، ابھی مجھے آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے دوسرے شہر میں 3-4 دن تو لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو تم نے کبھی یاد نہیں کیا، اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں اس بار مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا اچھا فون بند کرو، میں میٹنگ میں مصروف ہوں، تمہیں میں رات کو ہی کال کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں کر رہا ہے اسلم۔ میری آواز سن کر کہنے لگا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے، اس لیے ہم بہت اتفاق اور محبت تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لہجوں سے جان جاتے تھے کہ سامنے والا پریشان ہے یا نہیں۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور اپنے شوہر سے کہا کہ کچھ نہیں، بس کل سے میرا سر بھاری ہے، میری طبیعت کافی بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے، بدن میں تھکاوٹ سی لگ رہی ہے۔ میں جب سے بات کر رہی تھی سامنے کھڑا ملازم مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو مجھے اپنے وجود پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس لیے شوہر نے کچھ دیر بعد کال بند کر دی اور میں ایک مرتبہ پھر نیند دراز ہو کر بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ پیدا کرتے ہوئے کھلا۔ دروازے پر ملازم ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے بی بی جی؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہی اسے نفی میں سر ہلا کر اشارہ دیا کہ نہیں، بس کچھ آرام کرنا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے محسوس کیا کہ جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنا چہرہ سنجیدہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں، میں بہت اچھی طرح مالش کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، اتنا کہا کہ میرے لیے بس 1 کپ تیز پتی ڈال کر چائے لے آؤ، شاید میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تابع داری سے سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی چائے حاضر تھی۔ میں پینے میں کافی کڑوی لگ رہی تھی، اس نے شاید پتی کچھ زیادہ ہی ڈال دی تھی۔ بہرحال چائے پیتے ہی مجھے سکون سا بھی محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے میں بہت جلد گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ گھر یوں ہی کھلا پڑا ہے، کوئی آ گیا تو کیونکہ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ ویسے بھی میں نے اس کی غیر موجودگی میں پورے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ میں اس وقت سوئی کہ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جب اٹھی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر بکھلا گئی۔ بھوک سے تو میری حالت ویسے بھی خراب ہو رہی تھی، سوئے 1 کپ چائے کے آخر میں پیا ہی کیا تھا۔ اٹھ کر باہر آئی تو ملازم مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آیا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ تو وہ جیسے میرا انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگی تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں اتنی دیر تک پتہ نہیں کیسے سوئی رہی۔ میری اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مجھے بغور دیکھ کر کہنے لگا آپ کو سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی، جگانا مناسب نہیں لگا۔ اس بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا ارے بی بی جی آپ اتنے مزے سے سکون کی نیند سو رہی تھی، بلا نوکر ذات ہوں اور کون ہوتا ہے آپ کی نیند میں خلل ڈالنے والا؟ ویسے بھی پورے گھر کے کام میں نپٹا دیے ہیں اور کام ہی اتنے خوب تھے جو آپ کو اٹھ کر کرنے تھے، اس لیے سوچا کہ آپ سو رہی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، اس نے جو بھی کھانا بنایا بڑا ہی لذیذ تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ بھی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا اور پھر میرے شوہر کی کال آ گئی اور میں کمرے میں کتنی ہی دیر اپنے شوہر سے باتیں کرتی رہی۔ 2 گھنٹے مسلسل میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی اور اس دوران کمرہ بند تھا۔ وہ ملازم کمرے سے باہر ہی موجود تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اچانک دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے دیکھا تو آپ کتنی دیر مزید اپنے شوہر سے بات کریں گی بیگم صاحبہ؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ اس کی آواز یقیناً میرے شوہر نے بھی سنی تھی۔ ایک دم سے فون کی دوسری جانب سے خاموشی چھائی۔ پھر میرا شوہر انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگا یہ ملازم کہاں سونے کی بات کر رہا ہے؟ بھلا میں کیا جواب دیتی؟ فوراً سے کہہ دیا 2-3 دن سے ٹھنڈ بھی کافی بڑھ چکی ہے، اس لیے ملازم اب گھر کے اندر ہی سوتا ہے۔ کل رات بھی یہ میرے کمرے میں بستر بچھا کر سویا تھا۔ اس بات پر شوہر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا اس کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، باہر لاؤنج میں ہی سونے کا کہہ دو، اب اتنی بھی ٹھنڈ نہیں، گھر کا وہ دوسرا کمرہ تو تھوڑا بے ترتیب ہے،
वही एक कोने में उसे बिस्तर लगा दो, वहीं पर सो जाया करेगा। शौहर की बात बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए शौहर से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उस मुलाजिम को साफ साफ कह दिया कि तुम यही लाउंज में ही कोने में बिस्तर बिछाकर सो जाओ, मैं अपने कमरे में नहीं सुला सकती, मैं तंग होती हूँ। मेरी बात पर उसने बेयकीनी से मुझे देखा, फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, ठीक है, मैं तो आपको अपनी बेगम साहबा समझता था, लेकिन आप तो मुझ पर एतबार नहीं करती। ऐसे कहते हुए उसके मोटे मोटे आंसू भर आने लगे। ये देखकर तो मैं शर्मिंदा सी हो गई, और इतना मासूम बच्चा, भला मैं इस पर शक कैसे कर सकती थी। लेकिन चूंकि शौहर का हुक्म था, उसकी गैर मौजूदगी में कहा मानना मुझ पर फ़र्ज़ था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यही लाउंज में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बना लूँगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो ये थी कि इतना सोने के बावजूद भी बिस्तर पर लैंप ऑन करके कहानियों की किताब पढ़ने के लिए बैठी तो एक मरतबा फिर मुझे अपनी नींद पर गलबा आने लगा। मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुली। मैं तो समझ रही थी कि मेरा शौहर मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आँख खोलकर मंजर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा शौहर तो घर पर मौजूद ही नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा, मैं देखकर हैरान हो चुकी थी। मुलाजिम दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाए मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तो जितनी हैरान होती उतना कम था। अपने हुलिये पर गौर किया तो जो उससे मुझे समझ आया, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मुझे तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मर्तबा फिर दर्द से टूट रहा था। जो कुछ मैं महसूस कर रही थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फ़ौरन वाशरूम में चली गई। यह खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ ज़ाहिर था उस 16 साला नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। भला 16 साला लड़का ये सब कैसे कर सकता है, और मैं कैसे ये सब कुछ देखती रही। मुझे होश क्यों नहीं आया, यही सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो वो नौकर यही लॉन्च में सो रहा था। कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे की तरफ लौट गई। इस दौरान मैंने नोट किया कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजर्बा और नज़रों से वो कोई भूखा भेड़िया ही लग रहा था। इस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने इस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक होने नहीं दिया। शायद वो मुझे कोई बेहोशी का दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी। उस रोज़ मैंने पूरी एहतियात बरती थी। कुछ देर बाद मुलाजिम कमरे में आया। मुझे देखकर कहने लगा, बेगम साहबा लाएं, अपना सर दें, मैं कमरे में छिड़क देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उसे मना कर दिया। मैं कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर लूँगी, तुम रहने दो। वहाँ से जा चुका था, लेकिन उस रात मैंने भी स्प्रे नहीं लगाया। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज ही मेरा शौहर भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी। जैसे ही गहरी नींद में गई, कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। धीरे धीरे कोई मेरे कमरे में आया और फिर मुलाज़िम मुझे आवाज़ देने लगा, बेगम साहबा जाग रही हैं या सो रही हैं? बेगम साहबा, आपका अली आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वह अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरा पूरा वजूद चूंटियों से रेंगने लग गया था। ऐन उसी वक्त दरवाज़ा खुला। मेरा शौहर वहाँ पर दाखिल हो चुका था। मुलाजिम ने तो अपनी शर्ट उठा रखी थी। यूं मालिक को सामने देखकर वो हड़बड़ा सा गया, जबकि मैं भी इसी पल उठकर बैठ गई। शौहर ने जब मुलाजिम को और मुझे देखा तो उसके माथे पर बाल आ गए, और दर हकीकत मेरे साथ जो हो रहा था मैं महसूस कर रही थी, इसके बारे में मैं अपने शौहर को उसी वक्त बता चुकी थी। मैं उनकी बीवियों में से नहीं थी जो मुनासिब वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती थी। अगले ही पल शौहर कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर को गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मारकर कहने लगा, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। मैं तुझ पर एहसान करके इस घर में तुझे लाया था, लेकिन कैसी बेगैरती तूने मेरे घर में शुरू कर रखी थी। बता क्या किया था पहले। वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे शौहर की भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो रोने लगा, और उसने जो कुछ बताया हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। कहने लगा, यतीम खाने से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर मुझे अपने घर का नौकर बना कर लाया था, उसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 7 साल का था जब उसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वो मेरे जज्बात को उबारता था, मुझसे गलत काम करवाता था, और मैं नौकर था सवा समझकर हर बुरा काम करता था। मुझे मारता भी था, अजियतें भी देता था। मुझे कहता था मैं ये करूँगा वो करूँगा, और मैं करता जाता। शायद यही वजह थी कि वक़्त से पहले ही मैं जवान हो गया था। मेरे अंदर नस्वानी कशिश पैदा होने लगी थी। उस मालिक ने मेरे साथ
जिनसी ज्यादती भी की, और फिर जब मुझसे दिल भर गया तो एक नया नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिर रहा। आपके घर आया तो मालकिन को देखकर मैं सब्र न कर सका, और फिर मैं इनके स्प्रे में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ये मीठी नींद सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वो खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का कोई असर न होता। मालकिन के सोने के बाद उनके साथ ये सब कुछ कर गया और रो रो कर मेरे शौहर से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे इस पर इंतहाई गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे शौहर ने उसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा, मैं आधी रात को कहाँ जाऊँगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मगर इस जैसे लड़के को मज़ीद यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। इस बच्चे को बिगाड़ने में, उस नौबत तक पहुँचने में सबसे पहला हाथ उस मालिक का था जो उसे यतीम खाने से लेकर आया था। काश यतीम खाने वाले ये देख लेते ये बच्चा जिन हाथों में गया वहाँ महफूज है या नहीं। अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये बच्चा ऐसा ना करता। सारी रात मेरे शौहर ने से बाहर गेट पर ही बिठाए रखा और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले करके आए थे। पुलिस को भी सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। इस बच्चे को जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि इसकी जहनी जिस्मानी तालीम व तरबियत की जाए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। मेरे शौहर कितने ही दिनों तक इस असलियत को तस्लीम ही नहीं कर सके कि मेरे शौहर के अलावा किसी ने कितनी मरतबा मेरे साथ तल्लक कायम किया। मेरा शौहर दुनिया के अच्छे शौहरों में था, उसने मेरा भरपूर साथ दिया। हम दोनों में मोहब्बत इतनी ही थी, उल्टा मैं शर्मिंदा थी। मगर मेरा शौहर बोला कि मेरी गलती ही क्या है, मुझे छानबीन करके ही नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं ऐसा यहाँ ना लाता तो ये सब कुछ ना होता।